नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की राशि हो जब्त और चंदे के बदले लाभ की भी की जाए जांच। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि जो क्षेत्र भारत के कब्जे में था वहां चीन अपने सैन्य अड्डे कैसे बना रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। तीसरी खबर में जिक्र महाराष्ट्र में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई और इस योजना से शिंदे सरकार को मात देने की हो रही है तैयारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि पी चिदम्बरम का बड़ा दावा, पूरी दुनिया में जो सजा खत्म है उसे भारतीय न्याय संहिता में क्यों जगह दी गई। खबर में आगे बताएंगे कि हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र और मुआवजा बढ़ाने की कर दी है अपील। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जो चुनावी बॉन्ड का जो कथित घोटाला है इसकी तह तक जांच होनी चाहिए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की राशि जब्त और चंदे के बदले लाभ की जांच कराने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए जो ये जांच करे कि चुनावी चंदे के बदले कोई लाभ तो नहीं दिया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा अपलोड किया है, जिसे देखने से पता चलता है कि 23 राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत कुल 12,516 करोड़ रुपए 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 1210 दानदाताओं से मिले थे, जिनमें से भी 21 दानदाताओं ने 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि दान की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का संपूर्ण ब्यौरा भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिस पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग के साथ साझा किया था, जिसे चुनाव आयोग ने अदालत के आदेश के मद्देनजर वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित ये याचिका डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने प्रस्तुत की है, जिसमें यह भी मांग की गई है कि आयकर अथॉरिटी को निर्देश दिए जाएं कि वो सभी राजनीतिक दलों का 2018-19 और 23-24 तक का असेसमेंट पुनः खोलें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो क्षेत्र भारत के कब्जे में था वहां चीन अपने सैन्य अड्डे कैसे बना रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चीन एलएसी पर बॉर्डर की जो स्थिति है उस पर देश को विश्वास में लिया जाए। सवाल किया कि जो एरिया मई 2020 तक भारत के कब्जे में था वहां चीन अपने सैन्य अड्डे कैसे स्थापित कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन पैंगोंग त्सो के पास उस जमीन पर सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, वो भी तब जब हम गलवान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए क्लीन चिट के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना जारी रख रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 2024 में 10 अप्रैल को विदेशी प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने में नाकाम रहे। 13 अप्रैल 2024 को विदेश मंत्री ने यह बयान दिया कि चीन ने हमारे किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। विदेश मंत्री के इस बयान ने चीन के प्रति मोदी सरकार की नम्र नीति को उजागर कर दिया है। 4 जुलाई 2024 को भले ही देश के विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की और कहा कि एलएसी का सम्मान करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने और सिरिजाप में एक सैन्य अड्डे का निर्माण करने के लिए आक्रामक बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई और एक ऐसी है योजना जिससे शिंदे को मात देने की हो रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके कांग्रेस की नजरें अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने पर टिकी हुई हैं। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अभी से सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की काट करने के लिए योजनाएं तैयार कर रही है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की लाडली बहना योजना की काट करने के लिए महिलाओं को लुभाने का प्लान कर चुकी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन को बुरी तरह से पराजित किया है। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिलाओं को नकद भुगतान करने पर भरोसा जताया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान
प्रदान की जाएगी। और हाल ही में पेश किए गए बजट में गठबंधन सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी राज्य की सत्ता में आने पर महायुति गठबंधन द्वारा दी जा रही रकम से ज्यादा पैसा देने पर विचार कर रहा है। एमवीए इस वादे के साथ महायुति के लाडली बहना कार्ड का मुकाबला करेगी। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरी दुनिया में जो सजा खत्म, उसे भारतीय न्याय संहिता में दी गई जगह, पी चिदम्बरम का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र ने 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून बनाने में विधि आयोग की अनदेखी की। और उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त जजों, विधि विशेषज्ञों, प्रोफेसर और स्थायी कानून कर्मियों वाला विधि आयोग आमतौर पर बार काउंसिल के सदस्यों और अधिवक्ता संघों के साथ परामर्श तथा संसद में पेश करने के लिए एक मसौदा तैयार करता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि विधि आयोग को नजरअंदाज कर दिया गया और एक समिति के लिए 5 या 6 अंशकालिक नियुक्ति किए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए, जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले ली है। पी चिदम्बरम ने नए कानून के खिलाफ डीएमके की अधिवक्ता इकाई की ओर से आयोजित एक प्रदर्शन में कहा कि कानूनों को विधि आयोग के पास नहीं भेजा गया और न ही उससे परामर्श किया गया। ये गलत है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ एकांत कारावास को सजा के रूप में शामिल किया गया है, जो संविधान के अनुसार एक असामान्य और क्रूर सजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी सजा दुनिया में कहीं भी प्रचलित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी तरह आजीवन कारावास और शेष जीवन तक आजीवन कारावास की सजा को भी शामिल किया गया है। क्या अंतर है? पी चिदम्बरम ने कहा कि वो कई महीनों से नए कानूनों पर बहस पर जोर दे रहे थे, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में 90 से 99% कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। सरकार इसके बजाय कुछ संशोधन ला सकती थी। मैंने ये नहीं कहा कि कोई सुधार नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक संशोधन लाना चाहिए था और उन्होंने केवल धाराओं की संख्याएं बदल दी हैं। वकीलों, जजों, पुलिस को अब फिर से पढ़ना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी को लिखा पत्र और मुआवजा बढ़ाने की कर दी अपील। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यूपी सरकार से पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा राशि बढ़ाने और जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पत्र के माध्यम से सीएम योगी को पीड़ित परिजनों की समस्याएं भी बताई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को भी शेयर करते हुए लिखा कि हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर, उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया और इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों, उन्होंने पत्र में लिखा कि हाथरस में हुई भगदड़ की दुर्घटना में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और इस समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। हृदय में पीड़ा के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूँ और ये जानता हूँ कि आप भी यही पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। सुबह जनपद अलीगढ़ और हाथरस के कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द भी कम पड़ गए। उनके परिवार ने इस दुर्घटना में अपना जो कुछ भी खोया उसकी पूर्ति तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, परंतु प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करके हम उनका दुख कम करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में खेला शुरू हो गया है। अखिलेश सिंह बोले मामला सीरियस है, लालू यादव के दावे को हल्के में मत लेना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के केंद्र सरकार गिरने के बयान पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि लालू जी जैसे व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उसको सीरियस लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान 99 सांसद वाले खुश हैं और लूडो नहीं खेले हैं क्या? जब 99 पर सांप काटता है तो 1 पर चले आते हैं। इस पर अखिलेश सिंह ने कहा कि भारत सरकार के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। प्रजातंत्र और जमहूरियत संविधान की तुलना अगर लूडो गेम से हो रहा है, वहां ऊपर वाला ही मालिक है। बिहार में हाल ही में हुए पुल हादसे पर अखिलेश सिंह ने कहा कि खेल हो चुका है और जनता आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब
जवाब देगी। जिस तरह से टेंडर हुआ है, जिस तरह से टेंडर लोगों को मिलता है, इस राज्य के बाहर के लोगों को और सब कुछ जनता को मालूम है कि किस तरह से ठेकेदारों को बहाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए और इंडिया। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने आने वाला है और 10 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है और इसका रिजल्ट 13 जुलाई को जारी किया जाएगा। ये उपचुनाव पश्चिम बंगाल में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2 और पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में 1-1 सीट पर होंगे। इसमें से 3 सीटें भाजपा के पास, 2 कांग्रेस के पास और 1-1 सीट राजद, द्रमुक, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के पास है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला सीट, तमिलनाडु की विक्रवंदी सीट, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट, पंजाब की जलंधर पश्चिम की सीट और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र राज्य सरकार असम में बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे, प्रियंका गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया है और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की अपील भी की है। प्रियंका गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद है। लगातार बिगड़ती स्थिति के चलते लाखों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काजीरंगा में बड़ी संख्या में जानवरों की भी मृत्यु हुई है और कई घायल हैं। हमारी संवेदनाएं असम के लोगों के साथ हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि कृपया राहत एवं बचाव कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। राज्य एवं राज्य सरकार से मेरी विनती है कि प्रभावित जनता की हर संभव मदद करें। और इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम में आई विनाशकारी बाढ़ पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मेरी संवेदनाएं बाढ़ से जूझ रहे हमारे भाई बहनों के साथ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गिरिराज बक बक करते हैं, चौबे जी का दिमाग घसक गया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बीजेपी पर ही बरसे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला बोल दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बक बक करते हैं। अश्विनी चौबे का भी दिमाग घसक गया है, इसलिए वो बीजेपी के अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंडल ने कहा कि कहीं भी सरकार नहीं गिरने वाली। एनडीए गठबंधन और पीएम नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार को आगे रखकर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पत्रकारों के सवाल पर गोपाल मंडल ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि लालू मसीहा हैं, लेकिन थोड़ा रोग से पीड़ित हैं और हताश हो जाते हैं। अश्विनी चौबे द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़े जाने के सवाल पर जेडीयू विधायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे सब क्या है कह रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। बीजेपी की बिहार में क्या पहचान है? चौबे जी बक बक कर रहे हैं। ऊटीक वाला क्या नाम है? गिरिराज सिंह भी बक बक करता है। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े तभी वोट आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त मजबूत करने की तैयारी में कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार उम्मीद से बढ़कर रहा है और पार्टी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का पूरा फायदा मिला है। कई दशक बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सुरक्षित दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल रही है। पार्टी इस सफलता के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय को अपने पाले में बनाए रखने को लेकर खास रणनीति पर काम कर रही है।
कांग्रेस ने राज्य में दलित समुदाय के लिए एक व्यापक आउटरीच कैंपेन की तैयारी शुरू कर दी है और इस अभियान के तहत दलितों के बीच विशेष सदस्यता अभियान, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशाली दलित हस्तियों की पहचान करना, साथ ही उनके मुद्दों पर बात करने के लिए संभाग स्तरीय सम्मेलन और जिला स्तरीय दलित चौपाल आयोजित करना शामिल होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नमो भवन पर राजद का तंज, रोजगार भवन और किसान भवन कब बनेगा? जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के नमो भवन निर्माण वाले सुझाव पर राजनीति गर्मा गई है और उन्होंने कहा है कि भाजपा को जिस सीट पर 60% से अधिक वोट मिले हैं वहां नमो भवन का निर्माण किया जाएगा। निशिकांत दुबे के बयान पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है और कहा है कि तंज कसा है भाजपा पर, जहां पर इंडिया गठबंधन को 60% से अधिक वोट मिले हैं वहां पर कौन से भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस देश को नियम, कानून और संविधान से चलाने के लिए हर एक पार्टी के सांसद ने संकल्प लिया है। जो अयोध्या भवन बना हुआ है वहां तो जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया, वहां तो जीत नहीं पाए, तो अब नमो भवन बनाकर क्या करेंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी तो खत्म हो गया। उन्होंने कहा, ये बताइए कि रोजगार देने वाला भवन कहाँ बनेगा, किसान भवन कहाँ बनेगा, जिसके मेहनत और पसीने से सबका पेट भरता है? इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा देश उम्मीद से देख रहा है। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी ऊर्जा नौजवानों, किसानों और महिलाओं में दिख रही है और इसीलिए राहुल गांधी की यह बात सत्य है कि भाजपा इस बार गुजरात में हारने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रिया सुले ने की महाराष्ट्र सरकार से भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। जी हां दोस्तों, एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को राज्य में भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सुले ने नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस बात पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि महायुति में शामिल हुए 50 से 100 विधायक और सांसद भ्रष्ट हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं क्योंकि वो राज्य के गृह मंत्री हैं और उन्होंने ही सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सुले ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के मामले में दोहरे रवैये का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी पहले राजनीतिक विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, फिर उनका स्वागत करती है और उन्हें मंत्री या दूसरे पदों पर बैठा देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह है, उसे भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। सुले ने भाजपा पर महाराष्ट्र में राजनीतिक लाभ के लिए आयकर, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अशोक चौहान, एनसीपी नेताओं और हाल ही में रविंद्र वायकर से जुड़े मामले सहित दूसरे मामलों में इन एजेंसियों के इस्तेमाल का उल्लेख किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2-3 महीने में बंद हो जाएगी महिला वोटरों को लुभाने वाली योजनाएं, उद्धव का शिंदे सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को एकनाथ शिंदे सरकार पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि ये योजना 2-3 महीने में ही रुक जाएगी। ठाकरे ने छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने किसानों के बिजली के बिल माफ करने की योजना की तर्ज पर उनके कर्ज को माफ करने की मांग को दोहराया और उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र में जातियों के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा। जीतू पटवारी बोले, नरसिंह घोटाले को लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में उमस और जल भराव से बढ़ा डेंगू का खतरा, सामने आए 200 से ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी में हुई बारिश से 11 लोगों की जान चली गई है। अब मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि इस हफ्ते दिल्ली में बारिश नहीं और लोगों को उमस भरी गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। और दोस्तों, उन्होंने मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि कई इलाकों में हल्की छुटपुट बारिश होगी और जैसे ही बारिश बंद होगी तो तापमान बढ़ेगा। साथ ही रुक रुक कर होने वाली इस बारिश से जल जनित बीमारियां यानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा पैदा होता है। दिल्ली में डेंगू एक बड़ी समस्या है। जगह जगह पर पानी जमा है जिससे उसमें डेंगू मच्छरों के लार्वा पैदा होते का बड़ा खतरा बढ़ जाता है। तो बारिश के दौरान कई बार जल भराव ज़्यादा होने पर सप्लाई वाले पानी में गंदा पानी मिक्स होने लगता है, लिहाजा दूषित पानी से लोगों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, दिल्ली में जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरू में डेंगू का सीजन शुरू माना जाता है और देश और दिल्ली में हर साल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले बारिश के दिनों में ही तेजी से बढ़ते हैं। अगर दिल्ली में इस साल 1 जनवरी से अब तक अभी तक 240 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और बारिश से डेंगू के मामले में जुलाई के अंत तक डेंगू के मामले में बढ़ोतरी होने की आशंका है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने बुलाई पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर किया मंथन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई और इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, राम गोविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि अयोध्या की, मिल्कीपुर समेत सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगामी उपचुनाव और 2027 यूपी चुनाव की पूरी तैयारी में जुटे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखें जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।